Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing about chapter 1 class 10 chemical equilibrium. तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? ये उनके लिए फायदेमंद है जो नए क्लास 10th में आए हैं या जो चैप्टर को समझना चाहते हैं। तो मैं इसीलिए बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि उनको कंफ्यूजन बुक के जरिए भी दूर की जा सके, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं लिख के भी समझाऊंगा। Introduction. When liquid water is placed in a closed container at constant temperature, part of the liquid evaporates. As water begins to evaporate, at the same time, some of the vapors also begin to condense. ये पूरी इसमें जो वो बात कर रहा है, although the rate of evaporation is more than the rate of condensation in the start, as time passes, it becomes equal to the rate of condensation. When this happens, we may say that the liquid and vapors are in a state of equilibrium. हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ पर उसने इस तरह से ये कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ऊपर से यहाँ पर ये मुकम्मल यहाँ पर ढका हुआ है, इधर फर्ज करें कि ये मुकम्मल तौर पर इधर ढका हुआ है, और नीचे से हमने इसको टेम्परेचर दे दिया, यहाँ से यहाँ पर ये मतलब एक आप समझे कि ये फायर है, आग है या गैस है, कुछ भी। तो यहाँ पर हमने जैसे इसको टेम्परेचर हमने रेज किया तो यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट था तो ये एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। तो वाटर एवापोरेट होगा, जैसे ही वाटर एवापोरेट होगा तो वेपर्स बनेंगे तो ये इधर टकराएंगे, ये जो ढक्कन है ऊपर इसके इससे टकराएंगे। तो अक्सर जब हम घरों में चाय वगैरह बना रहे होते हैं तो ऊपर से जब जो हमारे पास बर्तन होता है, अगर ऊपर से आप ढकना उठाएं तो वहां पर आपको पानी इकट्ठा मिलता है, जमा हो जाता है। तो ये असल में जो वाटर है, ये टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट होना शुरू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर बनकर, आप बुखारात बनकर वो उड़ना शुरू करेंगे और यहाँ पे टकराएंगे। तो जैसे यहाँ पर टकराएंगे तो ये फिर कंडेंस हो जाते हैं, टकराने के बाद कंडेंस हो जाते हैं। तो कह रहा है कि शुरू में जो एवापोरेशन है वो ज़्यादा होगा, प्रोसेस इसका ज़ाहिर बात है, वाटर अभी इधर ज़्यादा है तो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा, और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर टकरा रहे हैं वो कम होगा। लेकिन जैसे ही टाइम पास होता रहेगा और टेम्परेचर इसको मिलता रहेगा अंडर कांस्टेंट कंडीशंस के सिस्टम में कोई चेंजिंग हम नहीं कर रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर यानी कि जो कंडेंसेशन है और यहाँ पर जो एवापोरेशंस है तो ये दोनों एक स्टेज पर आकर बराबर हो जाएंगे, यानी कि इनकी अमाउंट बराबर हो जाएगी। फर्ज करें कि इधर जितने परसेंट पानी है वो एवापोरेट हुआ है वेपर्स में, तो उतने परसेंट ऊपर कंडेंस भी हो रहा है। तो ये एक स्टेज आएगी जब ये इक्वल हो जाएंगे, तो इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो यही बात वो कह रहा है। यहाँ पर देखें वाटर है, लिक्विड फॉर्म में एवापोरेशन और कंडेंसेशन ये अब बराबर हो चुके हैं। तो ये वेपर्स जो बने थे, ये गैस वेपर्स जो है वो गैस होता है, तो ये यानी कि वाटर जो वेपर्स में तब्दील हो रही हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें एवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाती हैं, यानी कि जितने एवापोरेट हो रही होती हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के उतने ही कंडेंस हो रहे होते हैं। The double arrow shows that at equilibrium state, both the forward and reverse process are occurring at the same rate. डबल एरो का मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है वो सेम रेट के साथ यानी कि जारी है। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट कोई भी मतलब मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में नहीं रहेगा, ये जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो फिर ये दोबारा रिवर्स होकर ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यू टू इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वेपर्स becomes constant and does not change with time as long as the temperature remain constant if the condition of the reaction are changed. अगर आप कंडीशन चेंज करोगे तो फिर उसमें
तब्दीली आ सकती है, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। चेंज इन द सिस्टम में बी ऑब्जर्व्ड। Many reactions proceed to a certain extent and the apparently stop. बहुत से रिएक्शन आगे हो जाते हैं, प्रोसीड करते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक, एंड देन apparently stop, और फिर ऐसे नजर आता है कि वो स्टॉप हो गए। हालांकि जब ये कंडीशन होती है तो इसमें भी रिएक्शन ऐसे लगता है कि स्टॉप हो गया, लेकिन स्टॉप नहीं होता, लेकिन वो स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि जितने परसेंटेज प्रोडक्ट बन रहा है उतने परसेंटेज में रिएक्टेंट बन रहा है। द रिएक्टेंट्स आर नॉट completely consumed. Instead, we obtain an equilibrium mixture containing both the reactant and products. When a reaction reaches this stage, it is said to have attained equilibrium. In this unit, इस यूनिट में ये सारी चीजें अभी नेक्स्ट डिटेल में हम पढ़ेंगे। Perform the tug of war rope activity. Students on the basis convey the concept of dynamic equilibrium to students. तो यहाँ पर आप देखें कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऐसे लग रहा है कि कोई भी फोर्स, यहाँ पर अगर कोई सिर्फ बंदा यहाँ पर देखे, यानी कि इन बंदों को काट दो और ऐसे देखो, तो आपको ऐसे लगेगा कि इस रस्सी पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। आपको लगेगा ये बिल्कुल ये एक जगह पर रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर वाले बंदे भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर वाले लगा रहे हैं, लेकिन ये जब इक्वल हो जाएगी तो ये बिल्कुल स्टॉप की तरह नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, हालांकि वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज पे होती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम में जैसे डिस्टर्बेंस आएगी तो रस्सी आपको हिलती हुई नजर आएगी, या इस तरफ या इस तरफ। आप देखें रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। Whenever a chemical change occurs, chemical reaction take place. In a chemical reaction, the substance that combine are called reactants and the substance formed are called products. For example, hydrogen and nitrogen reactants react to form ammonia products. ये अगर आप देखें, मैं अगर सिंपल आपको एक इक्वेशन से समझाऊं, ये हमारे पास A है प्लस ये हमारे पास B है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो यहाँ पर हमारे पास C प्लस D ऑब्टेन हो रही। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट में ये ए बी रिएक्टेंट्स हैं, जो राइट साइड पे हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो हमेशा जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको हमेशा आप राइट साइड पे लिखेंगे। ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कितनी है, 3 है, और नाइट्रोजन है हमारे पास। तो ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म है, यानी कि ये हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और ये हमारे पास अमोनिया जो बनेगी, ये भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी गैस ही है। There are a number of reaction in which the products do not recombine to form the reactants. अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, a reaction in which when reactants combine together they form products and then products again form reactants. This is known as reversible reactions, and other form of reaction is called irreversible reactions, when only reactants combine with each other and form products, and products never again convert into reactant. This is called irreversible reactions. There are a number of reactions in which the product do not recombine to form the reactants. Such reaction are known as irreversible reactions. एक बार प्रोडक्ट बन गया, यानी कि जो irreversible reactions हैं उनको हम सिंगल एरो से शो करते हैं इस तरह से, और एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बस वो फाइनल है, वो दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनेगा। These reactions are once completed cannot be reversed easily. ये रिवर्स फिर easily या तो नहीं होते या बिल्कुल होते ही नहीं है। In these reactions, the reactants and products are separated by putting a single arrow which is directed from reactant towards the product. तो ये जो एरो आप लगाएंगे तो ये क्या होगी, ये रिएक्टेंट A प्लस बी, तो
ये एरो आप इस तरफ से लगाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ से लगाएंगे। तो ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जो डबल एरो है, ये डबल एरो हम लगाते हैं, इधर डबल एरो है ना, तो ये हमारे पास है रिवर्सिबल, और ये सिंगल एरो है, ये हमारे पास है इरिवर्सिबल। For example, when magnesium reacts with excess of hydrochloric acid, the reaction stops when all the magnesium is used up. जब तमाम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम ये दोनों रिएक्टेंट है, गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब पूरा मैग्नीशियम यूज हो जाएगा, HCl में यूज हो जाएगा, तो फिर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू द रिएक्टेंट्स, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो फिर कन्वर्ट बैक नहीं होंगे रिएक्टेंट में। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल है। तो यहाँ पर देखें, ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इट गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये साल्ट ऑब्टेन होता है फ्रॉम सी वाटर एंड हेल्प इन द एसिडिटी, लोअरिंग द एसिडिटी ऑफ स्टमक। ये मैदे की तेजाबियत जो होती है उसको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Beside this, there are also a number of reactions in which the products can react again to form the reactants. Such reactions are known as reversible reactions. These reactions never achieve completion. अच्छा, जो reversible reactions होती है ना, जैसे कि ये है, तो ये कभी complete नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे बनेगा फिर फौरन रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट जैसे बनेंगे फौरन प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये कंप्लीशन की जो स्टेज है ये उसमें कभी नहीं आती। दीज रिएक्शन कैन बी इजीली रिवर्स्ड। इन दीज रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय पुटिंग ए डबल हाफ हेडेड एरो। ये हाफ हेडेड एरो हम इसको लगाएंगे between the reactants and product. This show that the reaction can move in both forward and reverse direction depending upon conditions. For example, when mercury oxide is heated, in a closed test tube from which neither the mercury nor the oxygen can escape. ये क्या मिसाल दे रहे हैं कि मिसाल के तौर पर when mercury oxide is heated, जब mercury oxide को आप हीट करते हैं closed test tube के अंदर from which neither the mercury nor the oxygen can escape, it decomposes and produces mercury and oxygen. Mercury and oxygen can recombine to form mercury oxide again. Thus, both forward and reverse reactions can proceed at the same time and equilibrium is achieved. Thus, at equilibrium, mercury and oxygen will react to form mercury oxide at the same rate at which mercury. अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रही हैं कि जैसे ही एक क्लोज सिस्टम के अंदर अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करें, तो मर्करी ऑक्साइड है, ये मर्करी ऑक्साइड को जैसे ही आप हीट अप करते हैं तो मर्करी ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। मर्करी अलहदा हो जाएगा, ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगा। जैसे ही डिकम्पोज होगा दोबारा वो फिर फॉर्म करेगा मर्करी ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, क्योंकि वो दोबारा बॉन्डिंग करेंगे और फिर दोबारा रिएक्शन करके मर्करी ऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पर ये मिसाल है, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा कैमरा हिला है, शायद ये जगह नहीं है, तो दोबारा पढ़ देता हूँ। For example, when mercury oxide is heated in a closed test tube from which neither the mercury nor the oxygen can escape, it decomposes and produces mercury and oxygen. ये मर्करी ऑक्साइड है, जैसे ही इसको आप हीटअप करते हैं तो फिर ये किस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी मर्करी और ऑक्सीजन में, और मर्करी और ऑक्सीजन फिर दोबारा रिएक्शन करेंगे और वो फिर दोबारा मर्करी ऑक्साइड बनेंगे। Mercury and oxygen can recombine to form mercury oxide again. Thus, both forward and reverse reaction can proceed
can proceed at the same time and equilibrium is achieved. Thus, at equilibrium, mercury and oxygen will react to form mercury oxide at the same rate at which mercury oxide decomposes into mercury and oxygen. At this point, a state of dynamic equilibrium has been reached between the two chemical reactions. Both reactions continue, but there is no net change in the composition of the system. यहाँ पर देखें, ये मरकरी ऑक्साइड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हुआ है और प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हुआ है, तो दोबारा मरकरी और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, फिर दोबारा ये बनाएंगे, दोबारा मरकरी ऑक्साइड बनाएंगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही हैं, दोबारा सल्फर ट्राइऑक्साइड वैन अलहदा होगा तो फिर दोबारा ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयोडीन है, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं, दोबारा ये हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसालें। केमिकल इक्विलिब्रियम, ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन is in chemical equilibrium state when the rate of forward reaction equals the rate of reverse reaction and the concentration of its products and reactants remain constant। यही बात कर रहा है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसकी मिसाल आपको यहाँ पर मिलती है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टाइम है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन को शो किया गया है तो ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्योंकि ये पहले कंसंट्रेशन इसकी जो प्रोडक्ट की बन गई थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं तो अभी प्रोडक्ट जब ज़्यादा होंगे तो रिवर्सन फिर इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा तो वो फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी वजह से आप देखें एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये एक स्टेज आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। शुरू में अगर हम बात करें, शुरू में जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है शुरू में, क्योंकि जब रिएक्टेंट ज़्यादा होती हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो शुरू की अगर बात करें तो रेट ऑफ जो ये फर्ज करें रिएक्टेंट है ए और बी, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हाफ हेडेड में शो कर रहा हूँ इसको हाफ हेडेड के साथ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सी प्लस डी प्रोडक्ट है, शुरू में कंसंट्रेशन इसकी 100% है रिएक्टेंट की, तो आपको पता है जब ये 100% है तो हमेशा जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, सी प्लस डी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और सेम जब सी प्लस डी 100 हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, इसको फिर रिएक्टेंट में आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, फिर ये दोबारा क्या होगा, रिवर्स में वापस होगा। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में जो है ये अगर मैं इधर डायग्राम बना दूं आपको ग्राफ के जरिए, तो शुरू में जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होगा ना, क्योंकि शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं। तो एक स्टेज आ जाएगी जब ये दोनों आपस में बराबर होना शुरू हो जाएंगे, तो इस स्टेज को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये एक इक्विलिब्रियम यानी कि 50 जो है हमारे पास वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा सी प्लस डी होगा, और 50 हमारे पास रिएक्टेंट होंगे ए प्लस बी, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शंस आ गया।
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाती है, बस ये यहाँ पर भी यही बात करना चाह रहा है। ये सारी बात यही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यही है जो मैंने अभी आपको समझा दी है। बाकी अगर आप देखें इधर forward reaction, it is defined as the conversion of reactants into products per unit time or the rate of chemical reaction taking place in forward direction। जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है फॉरवर्ड की जानिब तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और द रेट और केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन। पर यूनिट टाइम में जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे होते हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में जब रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं। टाइम तो लगेगा ना, टाइम भी तो हम ले सकते हैं कि कितना रिएक्शन ने टाइम लिया है, क्योंकि ये सारे क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही आप कर सकते हैं जहां पर आप कंडीशन को कांस्टेंट रख सकें। यहाँ पर है द कंपैरिजन ऑफ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज गिवन इन टेबल 9.1। माइक्रोस्कोपिक characteristics, forward reaction, reverse reaction. It is a reaction in which reactant react to form products. It is a reaction in which products react to form reactants. इसमें A प्लस बी मिलके C प्लस डी बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसमें C प्लस डी जो है वो कंबाइन होकर दोबारा या टूट कर दोबारा क्या बनाएंगे? हमारे पास रिएक्टेंट बनाएंगे A प्लस बी। It takes place from left to right, ये left to right जाएगा, it takes place from right to left। At initial stage the rate of forward reaction is very fast। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये 100% है शुरू में, तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है। इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लेजिबल, और शुरू में जब ये फास्ट होगा, इसकी जो रफ्तार है ज्यादा होगी, तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये नेग्लेजिबल होंगे, ना होने के बराबर होंगे। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, इट स्पीड अप्स ग्रेजुअली। तो ये उलट होता जाएगा, जब इसकी मिकदार कम होती जाएगी तो ये स्लो डाउन होता जाएगा, और इसकी मिकदार ज्यादा होती जाएगी तो ये स्पीड अप होता जाएगा।